हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज का जो हमारा ये क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और उनके कोर्स में जो पेपर 2 है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और इस टॉपिक के अंतर्गत 3 सब टॉपिक दिए गए हैं या 3 उपागम दिए गए हैं जिसका अध्ययन हमें करना है। दार्शनिक उपागम फिलोसॉफिकल अप्रोच, ऐतिहासिक उपागम हिस्टोरिकल अप्रोच और तीसरा सिस्टम अप्रोच व्यवस्था उपागम। हमने अपने लास्ट क्लासेस में व्यवस्था उपागम के बारे में चर्चा की थी और आज का जो ये हमारा क्लास है इसमें हम दार्शनिक उपागम तथा ऐतिहासिक उपागम की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, राजनीति शास्त्र के अध्ययन में 2 तरह के अप्रोच जो हैं, एक परंपरागत और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। और परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, वैधानिक उपागम आदि की चर्चा की जाती है और आधुनिक उपागम के अंतर्गत व्यवहारवाद, समाजशास्त्री उपागम तथा मनोवैज्ञानिक उपागम आदि की चर्चा की जाती है। तो आज हम परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो दार्शनिक उपागम है, सर्वप्रथम हम उनकी चर्चा करेंगे और फिर हम ऐतिहासिक उपागम के बारे में चर्चा करेंगे। दार्शनिक उपागम, जिसको नॉर्मेटिव अप्रोच, फिलोसॉफिकल अप्रोच भी कहा जाता है, राजनीति के अध्ययन में दार्शनिक उपागम सर्वाधिक प्राचीन उपागमों में से एक है, जिसे नैतिक, मानकीय और तात्विक उपागम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन मूलतः एक अच्छे राज्य, एक अच्छे राज्य, समाज और एक अच्छे समाज का अध्ययन है एवं राजनीतिक वैज्ञानिक को एक अच्छे समाज और राज्य का ज्ञान होना चाहिए। इसके अनुसार राजनीतिक वैज्ञानिक का कार्य केवल अपने मतों को व्यक्त करना ही नहीं, बल्कि एक अच्छे समाज के निर्माण को प्रेरित करना भी है तथा परंपरागत विचारकों में प्लेटो से लेकर कांट तक के दार्शनिकों की परंपरा विद्यमान है, जिन्होंने राजनीतिक और नैतिकता के मध्य घनिष्ठ संबंध को स्थापित किया है, जिन्होंने चाहिए पर बल दिया है। दार्शनिक उपागम को पुनर्जीवित करने का श्रेय लियो स्ट्रॉस को दिया जाता है, जिसके अनुसार मूल्य राजनीतिक सिद्धांत के अभिन्न भाग हैं। इन्हें राजनीतिक सिद्धांत से पृथक नहीं किया जा सकता। दार्शनिक उपागम के अंतर्गत लियो स्ट्रॉस ने कहा है
कि राजनीति सिद्धांत का यह एक अभिन्न अंग है जिसे राजनीतिक सिद्धांत से पृथक नहीं किया जा सकता। इन्होंने उस प्रवृत्ति की भी कड़ी आलोचना की है जिसमें राजनीति विज्ञान एवं राजनीति दर्शन के मध्य कृत्रिम भेद स्थापित किया गया है। इसके अनुसार आरंभ से ही राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान एक दूसरे से अंतः संबंधित थे। इसमें सभी मानवीय घटनाओं का समूचा अध्ययन किया जाता है। इनके अनुसार, लियो स्ट्रॉस के अनुसार, मानवीय घटनाओं के अध्ययन में दर्शन एवं विज्ञान के मध्य भेद करना अतार्किक है। लियो स्ट्रॉस ने यहाँ तक कहा है कि कोई भी राजनीतिक विज्ञान गैर दार्शनिक नहीं हो सकता और कोई भी राजनीतिक दर्शन गैर वैज्ञानिक नहीं हो सकता। लियो स्ट्रॉस ने सेवाइन के इतिहासवाद तथा कैटलिन के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हुए दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। लियो स्ट्रॉस ने राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक दर्शन पॉलिटिकल फिलॉसफी में भेद बताया है और उनकी मान्यता है कि वे दोनों ही राजनीतिक चिंतन के, पॉलिटिकल थॉट के अभिन्न अंग हैं। राजनीतिक सिद्धांत स्ट्रॉस की दृष्टि से राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति को उसके सही रूप में जानने का प्रयत्न है। दर्शन का अर्थ है दर्शन का अर्थ है यदि बुद्धिमत्ता की खोज अथवा विश्वव्यापी ज्ञान की खोज अथवा समग्र ज्ञान से है। दर्शन का अर्थ बुद्धिमत्ता की खोज, विश्वव्यापी ज्ञान या समग्र ज्ञान से है। तो राजनीतिक दर्शन से हमारा अर्थ राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति और सही अथवा अच्छी राजनीतिक व्यवस्था दोनों को उनके सही रूप में समझने का प्रयत्न है। राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन दोनों का समावेश हो जाता है। वास्तव में राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। लियो स्ट्रॉस का मूल्यों के महत्व पर बहुत अधिक आग्रह है या विश्वास है। वह मानते हैं कि मूल्य राजनीतिक दर्शन का एक अभिन्न अंग है और इन्हें उसे राजनीति के अध्ययन से अलग नहीं किया जा सकता। अच्छे जीवन और अच्छे समाज की खोज जब व्यक्ति अपना लक्ष्य बना ले तभी राजनीतिक दर्शन का उदय होता है। मतलब एक अच्छा जीवन और एक अच्छा समाज की जब खोज मनुष्य करता है और उसको अपना एक लक्ष्य बना लेता है तो राजनीतिक दर्शन जो है, पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है, उसका उदय होता है, उसका जन्म होता है। राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन के बीच कृत्रिम भेद किया जाता है, आर्टिफिशियल जो भेद है, डिफरेंट किया जाता है और स्ट्रॉस उसकी गंभीर आलोचना करते हैं और वह लिखते हैं कि प्रारंभ में राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान एक ही थे। दर्शन से शून्य राजनीति विज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती और ना ही कोई राजनीतिक दर्शन ऐसा हो सकता है जिसमें वैज्ञानिकता ना हो। मतलब लियो स्ट्रॉस ने जो मूल्य हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और वो मानते हैं कि जो
राजनीति विज्ञान और दर्शन जो है वो दोनों ही राजनीतिक चिंतन में शुरुआत से ही विद्यमान थे और इन दोनों को अलग करके राजनीति सिद्धांत का अध्ययन या राजनीति चिंतन जो है करना संभव नहीं है, क्योंकि इन दोनों में एक घनिष्ठ संबंध होता है और वह मानते हैं कि यह जो है मूल्य जो है किसी भी दर्शन का अनिवार्य अंग होता है और उसको अलग करके अध्ययन जो है वो नहीं किया जा सकता। और एक अच्छे जीवन और अच्छे समाज की खोज जब व्यक्ति करता है तभी राजनीतिक जो दर्शन है उसका उद्भुदय होता है। और इस तरह से लियो स्ट्रॉस ने जो दार्शनिक उपागम है उसको पुनः जीवित करने का प्रयास किया है। प्रारंभ के जितने भी परंपरावादी विचारक हुए, प्लेटो से लेकर कांट तक, सभी ने की विचारधाराओं में दर्शन, कल्पना, नैतिकता, मूल्यों की प्रधानता थी और फिर धीरे धीरे जो है उसमें वैज्ञानिकता को भी शामिल किया गया विभिन्न समय में वैज्ञानिकों के द्वारा। और लियो स्ट्रॉस ने इसको अच्छे से परिभाषित करते हुए बताया कि किस तरह से मूल्यों के बिना जो है मूल्य और विज्ञान दोनों ही जो है राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण जो चिंतन का स्रोत है और इन दोनों को जो है वो अलग जो है वो नहीं किया जा सकता है। तो ये था दार्शनिक उपागम, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से दर्शन जो है राजनीतिक सिद्धांत में को पढ़ने में, समझने में इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। और जितने भी प्रारंभिक विद्वान हुए उन सब ने इस दार्शनिक उपागम के माध्यम से ही अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का जो है वो प्रयास किया है। और चिंतन के क्षेत्र में बहुत सारे उपागमों का उद्भुदय हुआ, विकास हुआ और इसमें एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रारंभिक उपागम है जो राजनीति शास्त्र में राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में अपना एक महत्वपूर्ण इसका स्थान है। इसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक उपागम क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसमें अध्ययन का जो क्षेत्र है वो क्या है, किस तरह से इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह भी एक परंपरागत जो उपागम है या परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत एक ऐतिहासिक उपागम भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उपागम है। और ये ऐतिहासिक उपागम के मूल मान्यताकार जो हैं उसमें प्रमुख जिनका नाम है वो है सेबाइन, मैकलावेल और लिंडसे हैं। सेबाइन ने राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता बतलाई है और उन्होंने कहा है कि किसी भी राजनीतिक सिद्धांत में 3 तत्व होते हैं। पहला जो है तथ्यात्मक, दूसरा कारणात्मक और तीसरा मूल्यात्मक। इनके अनुसार महान राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण जो है अत्यधिक संकट और तनावपूर्ण स्थिति में हुआ है। इनके अनुसार समूचे राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में ऐतिहासिक रूप में 2 घटनाओं का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला है 3री और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व प्लेटो और एरिस्टोटल ने जो विचारधाराएं दी, जो सिद्धांतों का जिन प्रतिपादन किया। और दूसरी इंग्लैंड में 1640 से लेकर 1690 के मध्य का जो काल था, जिसमें हॉब्स और लॉक ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया। जो ऐतिहासिक उपागम के जो विचारक हैं वो मानते हैं कि यूरोप के सामाजिक और बौद्धिक
इतिहास में ये काल अत्यधिक महत्वपूर्ण है माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं संकटपूर्ण परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप राजनीतिक दार्शनिकों ने अपने विचार व्यक्त किए। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए उसे देश, काल एवं परिस्थितियों का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, और जिन परिस्थितियों में इनका विकास हुआ, यह आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक सिद्धांतकारों ने इन घटनाओं के प्रत्यक्ष इसके भागीदारी थे, लेकिन वे इन घटनाओं से प्रभावित थे होते हुए, इससे भी बढ़कर वे घटनाओं से प्रभावित भी करते हैं, प्रभावित भी होते हैं और प्रभावित भी करते हैं। इसलिए सेबाइन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य दोहरा होता है, जिसमें पहला जो इसका उद्देश्य होता है वह है कि मूर्त विचारों का निर्माण करना, और दूसरा होता है ऐतिहासिक परिस्थितियों को प्रभावित करना। तो जो इसमें जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है वह यह है कि राजनीतिक सिद्धांत सत्य या असत्य, राजनीतिक सिद्धांत सत्य या असत्य है, इसके मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जो भी राजनीतिक सिद्धांत है वो सत्य है या असत्य है, इसके मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। और राजनीतिक सिद्धांत व्यर्थ की बौद्धिक गतिविधियां नहीं है, बल्कि इसके द्वारा लोगों को सहमत किया जाता है और विश्वासों में लिया जाता है। और सेबाइन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विचार, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विचार, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान भी सम्मिलित होते हैं। और ऐतिहासिक उपागम की आलोचना मूलतः अनुभववादी विचारकों द्वारा की गई है, जिसमें डेविड ईस्टन ने ऐतिहासिक उपागम के विचारों को इतिहासवादी कहा है, और उन्होंने कहा है कि इतिहास को हूबहू प्रस्तुत करना इतिहासवाद कहलाता है, और इससे नए सिद्धांत का निर्माण करना इतिहासकार का काम है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ऐतिहासिक उपागम है, इसमें हम क्या करते हैं, जो बीती हुई घटनाएं हैं, जो बीते हुए कार्य हैं, जो एक तथ्य के रूप में हमारे पास हैं, उसके अध्ययन से हम जो है नए सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। जो पहले के जो सिद्धांत हैं उसका हम स्टडी करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं कि आखिर वो घटनाएं जो हैं वो क्यों घटी, और ये सब जानने में जो ऐतिहासिक उपागम है वो हमारी मदद करता है। क्योंकि आज का जो ये वर्तमान स्वरूप है, जो जिस जनतांत्रिक प्रणाली में हम लोग हैं, और वो जो स्वरूप है, आफ्टर ऑल ये कैसे इस स्वरूप में आया। प्रारंभ में चाहे यूनानी नगर राज्य हो या रोमन साम्राज्य हो, या फिर जो है युगीन काल हो, या रोमन साम्राज्य में गौरवपूर्ण क्रांति हो, या फिर आधुनिक राज्यों का निर्माण हो या आधुनिक विचारों का, तो इन सब के पीछे जो है जो घटनाएं जो हैं, और इन घटनाओं में जो तथ्य हैं, इन घटनाओं से जो हमें तथ्य प्राप्त होते हैं, उसके आधार से हम वर्तमान की चीज़ों को परिभाषित करते हैं, देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। अगर उनमें कुछ कमियां हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जो ऐतिहासिक पद्धति है, वो बीती हुई घटनाएं जो इतिहास का एक रूप है, तो उनके माध्यम से हम जो है उन बीती हुई घटनाएं जो तथ्य के रूप में एक संकलित होती हैं, और उनके माध्यम से जो है हम वर्तमान को समझने की या नए सिद्धांतों की समझने में जो हमारी ये मदद करती है कि किस तरह से यह जो है एक विकास का परिणाम रहा है, ऐतिहासिक विकास का परिणाम रहा है, और कोई भी सिद्धांत किस तरह से बनाया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत विचार जो है जिस समय वो घटना घटित होती है उससे वो खुद भी प्रभावित करती है, और
खुद भी प्रभावित होती है, और उस घटना और परिस्थिति से ही उस समय जो जिन सिद्धांतों का निर्माण हुआ है या होता है, तो उसमें वो जो है एक इतिहास के रूप में, एक तथ्य के रूप में एक संकलित होती है, जो हमारे अध्ययन में हमें उससे सुविधा मिलती है, उससे हम पढ़ते हैं। और जो ऐतिहासिक जो उपागम है, इसकी आलोचना भी की गई है। जैसा कि मैंने बताया, अनुभववादी विचारक या जो व्यवहारवादी विचारक हैं, डेविड ईस्टन ने इसकी आलोचना की है और कहा है कि इन विचारकों ने, जो डेविड ईस्टन के अनुसार, इन विचारकों ने इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करके केवल विचार प्रतिपादन मूल्यों को पुनर्जीवित किया, ना कि इतिहास के मूल्यों का आधार बनकर अपने किसी नए सिद्धांत का निर्माण किया है। सिर्फ ईस्टन ने के अनुसार यह कार्य मूल्यतः इतिहासकारों का है, ना कि राजनीति शास्त्रों का है या राजनीतिक सिद्धांतकारों का है। मतलब जो फैक्ट्स थे, उनको फैक्ट्स को इनसे जीवित रखा, ऐसा नहीं कि किसी एक सिद्धांत का निर्माण किया, डेविड ईस्टन कहते हैं। और जो दूसरी आलोचना वो करते हैं, वो कहते हैं कि दार्शनिक समर्थकों ने ऐतिहासिक उपागम की कड़ी आलोचना की है, क्योंकि इनके अनुसार ऐतिहासिक उपागम के समर्थकों ने राजनीति विज्ञान को, राजनीति वैज्ञानिक प्रवृत्ति जो है को उसको समाप्त कर दिया है। दूसरी ओर इन्होंने वैज्ञानिक और अनुभववादी उपागम की आलोचना की, जो कि मूलतः राजनीतिक दर्शन के विरुद्ध सामने आता है। तो इस तरह से जो दार्शनिक उपागम के जो समर्थक हैं, उन्होंने भी इस ऐतिहासिक उपागमों की जो है आलोचना की है। और वो कहता है कि ये तथ्य के रूप में जो है वो एक तरह से संकलित रहता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नए तथ्य या नए सिद्धांत का जो है वो निर्माण करता है। और ये जो ऐतिहासिक जो उपागम है, इसका अध्ययन जो है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में भी किया जाता है या किया गया है, और विभिन्न अलग अलग समय में अलग अलग शासन प्रणालियों का ऐतिहासिक विवरण तैयार करके उनको हम उनमें तुलना करते हैं और यह पता लगाते हैं कि वर्तमान लक्ष्यों की सिद्धि के लिए और संभावित त्रुटियों के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो ऐतिहासिक उपागम से हमें ये भी पता चलती है कि पहले जो भी त्रुटियां हुई उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं, तथ्यों के माध्यम से उनका प्रॉब्लम्स क्या था, उस प्रॉब्लम को जानते हैं। और जो ये कॉपरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो ऐतिहासिक उपागम का जो यूज होता है, उसमें उसके जो समर्थक हैं, उसके जो विचारक हैं, उसमें मैकियावेली, उसके बाद चार्ली द मॉन्टेस्क्यू, और उसके बाद अगले जो है ताकविक विल विचारक हैं, वॉल्टेयर, वेजहार्ट और हेनरी स्पेनर मेन आदि जो विचारक हैं, इन्होंने इसको कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत ये ऐतिहासिक उपागम का यूज़ किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि ऐतिहासिक जो सामग्री का संकलन करते समय हमारा ध्यान केवल शासक वर्ग की गतिविधियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेतना स्तर, जनसाधारण की भावनाओं और आंदोलन के बारे में भी पूरा विवरण अवश्य तैयार करना चाहिए कि वो किस परिस्थिति में, किस हालात में उस तरह के जो विचार हैं उसका निर्माण हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ऐतिहासिक उपागम है, तो उसमें हम इतिहास में मौजूद जो तथ्य है, उन तथ्यों के माध्यम से जो है वो हम अध्ययन करते हैं, और उस समय जो भी सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, उनका अध्ययन, उनमें क्या कमी थे या उसमें क्या और सुधार हो सकता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें देने में जो ऐतिहासिक उपागम है वो काफ़ी हमें एक स्रोत के रूप में, एक तरह से तथ्य के रूप में वो हमारे पास मौजूद होते हैं, जो हमारे अध्ययन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है, उसके अंतर्गत राजनीति शास्त्र को, राजनीति सिद्धांत को पढ़ने में, उसको जानने में जो ये उपागम है, दार्शनिक हो या
और ऐतिहासिक हों, ये दोनों ही उपागमों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और दार्शनिक उपागम जो है, जैसा कि लियो स्ट्रॉस ने कहा था कि कभी भी यह दर्शन जो है वो विज्ञान से परे नहीं रहा है, वह दोनों एक अभिन्न अंग हैं और इन दोनों को अलग करके जो है वो किसी भी सिद्धांत की कल्पना नहीं की जा सकती है। और इन दोनों के मेल से ही जो है वो एक अच्छे राजनीतिक सिद्धांत और एक अच्छे समाज के लिए जो हम सिद्धांत बनाते हैं, उसमें विज्ञान के साथ साथ मूल्यों का होना भी, दर्शन का भी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। और ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत इतिहास में मौजूद जो तथ्य हैं उनको, उनके माध्यम से हम उन सभी घटनाओं को, परिस्थितियों को, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी उस समय के परिस्थितियां होती हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं और उनको जानने में, उनको समझने में जो ये ऐतिहासिक उपागम है वो हमारी मदद करती है। और इस तरह से ये दोनों ही जो उपागम है वो राजनीति सिद्धांत के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका रोल रहता है। आई थिंक आपको समझ में आया हो। आज का जो हमारा क्लास है यहीं समाप्त होता है। हम अपने नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।